हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो देखेंगे यूपीएससी के टेस्ट में ये है टेस्ट नंबर 17। तो इसमें 60 क्वेश्चन हो चुका है और आज है क्वेश्चन नंबर 61 से। ठीक है, तो देखिए लगातार यूपीएससी का टेस्ट कराया जाता है और आप लोग डेली इसमें प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत में केवल चुनाव न्यायाधिकरण ही चुनाव याचिकाओं की सुनवाई के लिए अधिकृत है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केवल शब्द। दूसरा है क्या, क्योंकि भारतीय संविधान के 19वें संशोधन 1966 के द्वारा चुनाव याचिकाओं की सुनवाई की शक्ति हाईकोर्ट को प्रदान की गई है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो देखेंगे यहाँ पर केवल शब्द दिया था, ये पहला कथन गलत हो जाएगा और दूसरा कथन सही है। आपको मैंने ऑप्शन नहीं दिखाया है, लेकिन फिर भी आप ऑप्शन से परिचित हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन वही रहता है कि केवल एक, दोनों कथन सही है, सही व्याख्या कर रहा है या तो सही व्याख्या नहीं करता है। चौथा कथन था आपका कि पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर क्या लगा देना है? ऑप्शन नंबर डी लगा देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली यानी सिस्टम को अपनाया था। इसे अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन कारण उत्तरदायी नहीं है? चलिए देखिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एक जटिल प्रणाली है जो छोटे देश के लिए उपयुक्त हो सकती है, किंतु भारत जैसे बड़े देश में इसे लागू करना कठिन है। वही दूसरा है कि एपीटीएफ का मतलब क्या होता है जानते हैं ना? वही फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम वाला है कि संपूर्ण निर्वाचन प्रणाली को आम मतदाता भी बेहतर सरलता से समझ सकते हैं। और सी और डी देखेंगे। सी है एपीटीपी फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम एक निर्वाचन क्षेत्र आधारित प्रणाली है और प्रत्याशी एक क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होता है। और चौथा है एपीटीपी में मतदाताओं को प्रायः एक दल को चुनने के लिए कहा जाता है और प्रतिनिधियों को दल द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार चुना जाता है। कौन सा कथन इसमें सही नहीं है बताना है। तो देखिए, इसमें चौथा वाला कथन ही गलत है। ठीक है, कह रहा है कि मतदाता को प्रायः एक दल को चुनने के लिए कहा जाता है, ऐसा कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देना है, क्योंकि गलत पूछा हुआ था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63। देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं, आपको एकदम कन्फ्यूजन करने वाला। नेक्स्ट है, सचेतक की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सचेतक किसी राजनीतिक दल का एक पदाधिकारी होता है जिसका कार्य विधायिका में दलीय अनुशासन सुनिश्चित करना होता है। दूसरा है, केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल ही संसद में अपना सचेतक नियुक्त कर सकते हैं। और तीसरा है, एक राजनीतिक दल को अपने विधायकों को व्हिप जारी करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। बताना है केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। कौन सा सही है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 63। सचेतक किसी राजनीतिक दल का एक ही पदाधिकारी होता है जिसका कार्य विधायिका में दलीय अनुशासन सुनिश्चित करना होता है। पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल ही संसद में अपना सचेतन नियुक्त कर सकते हैं, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा इसमें। क्योंकि देखिए, प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वह सत्तारूढ़ हो या विपक्ष में हो, संसद में उनका जो है अपना सचेतक होता है। और तीसरा है कि एक राजनीतिक दल को अपने विधायकों को व्हिप जारी करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है, तो ये सही है। कुल मिलाकर इसमें दो ऑप्शन सही हुए हैं, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी लगा देंगे। इसमें केवल दो होगा, यानी कि ओनली 2 हो जाएगा। चलिए 64 नंबर, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका गठन वर्ष 1988 में 1988 के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किया गया था, और क्योंकि श्री के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति ने इसके गठन की सिफारिश की थी। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है या तो सही व्याख्या नहीं करता है।
ऑप्शन सी है पहला सही है दूसरा गलत है, ऑप्शन डी है पहला गलत है दूसरा सही है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 64। तो देखेंगे यहाँ पे 1988 है, 1988 जगह यहाँ 1964 रहेगा। पहला कथन गलत हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन नंबर आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे, डी। पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। एक मिनट। तो देखेंगे इसमें पहला कथन गलत हो जाएगा और दूसरा सही। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे, जो कि पहला कथन गलत है और दूसरा सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 65। NCSC यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य शामिल होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर लगे अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। और दूसरा है यह आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करता है। कौन सा सही होगा इसमें? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 65। तो देखेंगे इसमें एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य शामिल होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर लगे अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। सही है। और दूसरा है कि यह आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की निगरानी करता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों के दोनों ही कथन ठीक है। चलिए 66 नंबर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया। तो NDMA का अध्यक्ष होता है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या गृह सचिव? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 66। आपने ध्यान दिया होगा जब NDMA यानी कि जो कोई आपदा आता है तो प्रधानमंत्री जो है वहाँ से हेलीकॉप्टर से जाते हैं ना, तो इसके PM हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, PM। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेनामी समव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम 1988 देश में भ्रष्टाचार की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पहलों में से एक है। और दूसरा है भ्रष्टाचार के संबंध में ऐसी कोई वैश्विक पहल नहीं है जो हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी हो। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, या तो दोनों सही या तो दोनों गलत? चलिए बताइए 67। देखिए बेनामी समव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम 1988 देश में भ्रष्टाचार की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पहलों में से एक है, ये सही है। वही दूसरा देखिए इसमें गलत हो जाएगा। ये भ्रष्टाचार के संबंध में ऐसी कोई वैश्विक पहल नहीं है जो हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी हो, ये कथन गलत है। क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी बहुपक्षीय संधि है इसमें। ठीक है, इसमें कह रहा कोई नहीं है जो कि पहल किया गया है। तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएगा, एक सही है दूसरा कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68। सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहकारी समिति के बोर्ड में निदेशकों की संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। और दूसरा है कि प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में कुल सीटों में 27% सीटें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होगी, मतलब OBC।
उपयुक्त में से कितने सही होंगे? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? चलिए क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68। तो देखिए 21 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ये तो ठीक है। और दूसरा कथन गलत हो जाएगा इसमें, कह रहा है 27% सीटें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होगी। देखिए इसमें किसका वो किया गया है, इनमें क्या किया है, एसटी एससी का किया गया है, एसटी एससी और महिला सदस्य का किया गया है। ठीक है, तो दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर इसमें क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ओनली 1 होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69। अनुसूचित जनजाति एसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में अनुसूचित जनजातियों एसटी को मान्यता प्रदान करने हेतु मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। वही दूसरा है कि संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जनजातियां यानी एसटी संसद द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से घोषित जनजातियां हैं। और तीसरा है कि केवल पंजाब और हरियाणा ही ऐसे राज्य हैं जहां अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती हैं। कितने सही हैं? ये केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69। तो बताएंगे इसमें, देखेंगे यहाँ पे एसटी एससी के बारे में है। पहला तो क्या था कि संविधान में अनुसूचित जनजातियों एसटी को मान्यता प्रदान करने हेतु मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। वही दूसरा है कि संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जनजातियाँ यानी कि एसटी संसद द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से घोषित जनजातियाँ हैं। और वही तीसरा देखेंगे इसमें, तीसरा क्या कर रहा है कि केवल पंजाब और हरियाणा ही ऐसे राज्य हैं जहाँ अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। कौन सा होगा? तो इसका बताया भी गया था ना इसका आंसर, कि पहला सही हो जाएगा और तीसरा सही हो जाएगा। लेकिन देखेंगे दूसरा कथन गलत हो जाएगा इसमें, ये अनुच्छेद 42 का 1 हो जाएगा। बताया नहीं गया था, कोई बात नहीं, 342 का 1 हो जाएगा, ठीक है, उसके अनुसार है। तो कुल मिलाकर इसमें दो कथन सही हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पुरावशेष एक ऐसी वस्तु या पदार्थ है जो कम से कम 500 वर्ष पुरानी है। वही दूसरा है, यदि वह किसी वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या कलात्मक मूल्य की पांडुलिपि अथवा अभिलेख है तो इसे कम से कम 75 वर्ष पुराना होना चाहिए। और तीसरा है, यदि पुरावशेष 500 वर्ष पुराने हैं तो उन्हें अधिसूचित श्रेणियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। कौन सा होगा इसमें से? कि एक और दो, ऑप्शन बी है एक दो तीन, ऑप्शन सी है दो तीन, ऑप्शन डी है केवल दो। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70। पुरावशेष एक ऐसी वस्तु या पदार्थ है जो कम से कम 500 वर्ष पुरानी है। पहला कथन गलत हो जाएगा इसमें। देखिए पुरावशेष इसमें 100 वर्ष पुराना होता है, ठीक है, 100 वर्ष पुराना का होता है। वही दूसरा है कि यदि यह किसी वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या कलात्मक मूल्य की पांडुलिपि अथवा अभिलेख है तो इसे कम से कम 75 वर्ष पुराना होना चाहिए। तो ये सही है। और तीसरा देखेंगे, यदि पुरावशेष 500 वर्ष पुराने हैं तो उन्हें अनुसूचित श्रेणियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। तो क्या ऐसा है क्या? ये तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसमें सही क्या है? दूसरा कथन सही है। दूसरा कथन सही होने का तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा ठीक, यानी सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, वाइकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक आंदोलन था जो बाद के चरणों में हिंसक हो गया था। और दूसरा है, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप मंदिर प्रवेश उद्घोषणा अधिनियम 1936 पारित किया गया। और तीसरा है, वाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व पेरियार ई बी रामास्वामी द्वारा किया गया था। चलिए बताइए, ऑप्शन देख लेंगे, एक और दो, ऑप्शन बी दो और तीन, ऑप्शन सी ओनली टू, ऑप्शन डी तीनों सही।
देखिए, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक आंदोलन था जो बाद के चरणों में हिंसक हो गया था। पहला कथन गलत हो जाएगा, ये हिंसक नहीं हुआ था। वही दूसरा है कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप मंदिर प्रवेश और दूसरा अधिनियम 1936 पारित किया गया था, तो ये सही है। और इसमें तीसरा भी सही है, ये ईवी रामास्वामी द्वारा है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें 2 और 3 सही है, 2 और 3 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा, 2 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा मिनी श्रेणी प्रथम का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। दूसरा है, सेबी विनियमों के तहत निर्धारित किए गए न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए। तीसरा है, पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक टर्नओवर 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। चौथा है, महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति होनी चाहिए। पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को महारत्न का दर्जा प्रदान करने के लिए उपरोक्त में से कितने मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या तो सभी 4? अब यहाँ पे ऑप्शन देखकर आंसर दीजिए। तो देखेंगे इसमें मिनी रत्न श्रेणी का फर्स्ट दर्जा प्राप्त होना चाहिए, ये कथन गलत हो जाएगा। और दूसरा है कि सेबी विनियमों के तहत निर्धारित किए गए न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए, तो ये ठीक है। 3 वर्षों में तो 15,000 करोड़ नहीं बल्कि 5,000 करोड़ होना चाहिए, ठीक है, 5,000 करोड़ का। तो तीसरा गलत हो जाएगा और चौथा सही है कि महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर इसमें 2 गलत है, 2 सही है। जब 2 सही है तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें ओनली 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। दूसरा है, उसे निजी विधिक प्रैक्टिस से वंचित नहीं किया गया है। और तीसरा है, उसे भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में अभियुक्तों का बचाव नहीं करना चाहिए। कितने सही होंगे? केवल 1, केवल 2, केवल सभी 3 या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 73, तो देखेंगे इसमें वह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है। उसे निजी विधिक प्रैक्टिस से वंचित नहीं किया गया है, ये भी ठीक है। उसे भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में अभियुक्तों का बचाव नहीं करना चाहिए, तो ये भी सही है। कुल मिला के तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे इसमें। तीनों के तीनों ही कथन ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य दिया है। डेबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा दिया है। चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु और आमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य मणिपुर। बताना है या तो तीनों सही है, या तो केवल 1 और 3, या तो ओनली 1, या तो 2 और 3। 74 नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 74। डिब्रूगढ़ वन्यजीव उड़ीसा में ठीक है, ठीक है। चिन्नार बताइए कहाँ पर है चिन्नार? तो ये केरल में है, ठीक है ना, कि तमिलनाडु में है। दूसरा गलत हो जाएगा। 2 जहाँ जहाँ है तहाँ तहाँ हटा दीजिए। बचा तीसरा वाला। तीसरा क्या लिखा है? आमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये आमचांग कहाँ पर है? ये गुवाहाटी कहाँ पर है? असम ना।
तो ये मणिपुर नहीं होगा, असम होगा। तो तीसरा भी हटा देंगे। कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ओनली वन होगा। डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी धर्म से संबंधित नहीं हैं। और दूसरा है, इसमें 2005 में हुए संशोधन के बाद भी अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को विधिक उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। और तीसरा है, यह कानून पैतृक संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति में ऐसे निर्वसित उत्तराधिकार पर लागू होता है जहां उत्तराधिकार कानून के अनुसार और वसीयत के माध्यम से प्राप्त होता है। कौन सा सही होगा इसमें से? एक और दो, एक और तीन, दो और तीन, या तो तीनों? 75 नंबर। तो देखेंगे, यह उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी धर्म से संबंधित नहीं है। ये ठीक है। और इसमें 2005 में हुए संशोधन के बाद भी अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को विधिक उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। तो ये भी ठीक है। वही तीसरा है कि यह कानून पैतृक और पैतृक संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति में ऐसे निर्वासित उत्तराधिकार पर लागू होता है जहां उत्तराधिकार कानून के अनुसार और वसीयत के माध्यम से प्राप्त होता है। तो दूसरा कथन, तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखेंगे तो इसमें एक और दो सही है। एक और दो सही होने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित समितियों में से कौन सी भारत में सहकारी आंदोलन से संबंधित है? एडवर्ड लॉ कमेटी, मै मैकलन समिति, मैकलगन समिति, और गाडगिल समिति, गोरवाला समिति। चलिए बताइए, भारत में सहकारी आंदोलन से संबंधित कौन था? एक और दो, दो तीन चार, या तो चारों, या तो एक और चार। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76। सहकारी ऋण समिति अधिनियम 1904 में पहला अधिनियम आया हुआ था, जो कि कौन सा था? एडवर्ड लॉ कमेटी। एडवर्ड लॉ कमेटी कब आया था? 1904 में। ठीक है। और सहकारिता पर पैनल, ये सहकारिता पर मैक्सक्लन समिति कब आया था? मैक्सक्लन समिति तो ये 1914 में आया था। ठीक है, 104 में आया, 114 में आया। अच्छा, और अगर आप देखेंगे गाडगिल समिति, तो ये 1944 में आया हुआ था। 1944 में आया हुआ था। और उसके बाद देखेंगे तो गोरवाला समिति कब आया था? तो ये आया था 51 में आया था ना, 1951 में। तो 4, 14, 44, 51, कुल मिला के इसका रिपोर्ट सौंपा हुआ था अपना 54 में। तो अगर देखेंगे तो 4, 14, 44, 54, कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे। सभी है, चारों के चारों ही कथन है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में अक्षर टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अर्थ ट्रांसलेटर है। इसका मुख्य कार्य किसी वाक्य का एक भाषा में दूसरी भाषा में अनुवाद करना है। कौन सा सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? 77 नंबर। देखिए, मशीन लर्निंग यानी कि जो मशीन लर्निंग में ट्रांसफार्मर मॉडल के उदय के साथ एक परिवर्तनकारी बदलाव देखा जा रहा है। इसमें चैट जीपीटी में कैपिटल, तो उसमें जीपीटी में ये जो टी का मतलब होता है, तो टी का अर्थ होता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर होता है, न कि ट्रांसलेटर होता है। पहला कथन गलत हो जाएगा। वही कह रहा है कि इसका मुख्य भाषा जो है ना, ये मुख्य कार्य जो है एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना है। तो ये ठीक हो जाएगा। कुल मिला के ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने आता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। और दूसरा है, सभी निजी स्कूलों को 25% सीटें समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 78। चलिए, तो ठीक है, ये दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ठीक है, जिनका भी सी है उनका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79। उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के अंतर्गत ई कॉमर्स संस्थाएं शामिल नहीं हैं। और दूसरा है, उपभोक्ता द्वारा 5 लाख रुपए तक के निपटान हेतु मामला दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। तीसरा है, उत्पाद दायित्व की अवधारणा के तहत मुआवजे का दावा उत्पाद विनिर्माता या सेवा प्रदाता के विरुद्ध किया जा सकता है, लेकिन उत्पाद विक्रेता के विरुद्ध नहीं। कौन सा कथन सही नहीं है इसमें से? कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 79। देखेंगे इसमें, अगर पहला जो कह रहा है कि अधिनियम के अंतर्गत ई कॉमर्स संस्थाएं शामिल नहीं है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, इसमें जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी, और इसमें शिकायत प्राप्ति की तारीख से 1 महीने के भीतर उसका निपटान करना भी होगा। तो पहला कथन गलत है। वही दूसरा कह रहा है कि उपभोक्ताओं द्वारा 5 लाख रुपए तक के निपटान हेतु मामला दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, तो ये ठीक है। और तीसरा कह रहा है कि उत्पाद दायित्व की अवधारणा के तहत मुआवजे का दावा उत्पाद विनिर्माता या सेवा प्रदाता के विरुद्ध किया जा सकता है, लेकिन उत्पाद विक्रेता के विरुद्ध नहीं। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के पहला गलत है, तीसरा गलत है, और गलत पूछा भी है। तो इसमें दो गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली टू हो जाएगा। ठीक है, ओनली टू हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। प्रायः सुर्खियों में रहने वाले पद हेक्साकोनाजोल, फेनपाइरोक्सिमेट और प्रोपिकोनाजोल और क्विनालफास है। यह किसके लिए है? चाय बागानों में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशक, क्षय रोग के लिए निर्धारित एंटीबायोटिक्स, अपमिश्रक के रूप में उपयोग किए जाने वाले खाद्य योजक, या नई खोजी गई कैंसर रोधी दवाएं। 80 नंबर। चलिए, बताइए क्या होगा इसका। देखिए, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चाय बागानों में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 81। राज्यों की राजभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान के अनुच्छेद 343 एक में यह प्रावधान किया गया है कि देवनागरी लिपि में हिंदी और अंग्रेजी संघ की राजभाषाएं होंगी। वही दूसरा कह रहा है कि अनुच्छेद 345 में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य विधानमंडल केवल एक भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित कर सकता है। कौन सा सही होगा इसमें से? केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है दोनों सही, ऑप्शन डी है कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 343 एक में प्रावधान किया गया है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अंग्रेजी भी दे दिया है, इसलिए पहला कथन गलत। दूसरा कह रहा है कि अनुच्छेद 345 में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य विधानमंडल में केवल एक भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित कर सकता है। तो दूसरा भी कथन इसमें गलत ही हो जाएगा। ये 345 में है कि 347 में है?
347 में। तो कुल मिलाकर दोनों ही कथन गलत है। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ठीक है, चलिए 82 नंबर देखेंगे अब। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 338 बी को जोड़ा गया और एनसीबीसी को सांविधिक से संवैधानिक निकाय में बदल दिया गया। और दूसरा है, यह राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तीसरा है, आयोग को किसी भी मामले की जांच करते समय या किसी शिकायत की जांच करते समय दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, 1 और 2, केवल 3, 1 और 3 या तो तीनों कथन। 82, चलिए बताइए 82 नंबर। तो चलिए देखिए, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 338 बी को जोड़ा गया और एनसीबीसी को सांविधिक से संवैधानिक निकाय में बदल दिया गया। पहला ठीक है। दूसरा कह रहा है ये राष्ट्रपति की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो ये भी ठीक है। और आयोग की किसी भी मामले की जांच करते समय या किसी शिकायत की जांच करते समय दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं, तो ये भी ठीक है। कुल मिलाकर देखेंगे सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर लगाएंगे सी, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 83 नंबर देखिए क्वेश्चन। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसका प्रमुख कार्यक्रम है? नीति आयोग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या भारतीय निर्वाचन आयोग? क्वेश्चन नंबर 83। तो इसमें लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी, भारतीय निर्वाचन आयोग। आगे बढ़े, 84 नंबर देखेंगे। चलिए देखिए, यह एक भारतीय चित्रकार थे। उनका जन्म केरल में हुआ था। वे हिंदू पौराणिक विषय वस्तु को यूरोपीय यथार्थवादी ऐतिहासिक चित्रकला शैली के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं। वे अंग्रेजों द्वारा भारत लाई गई ऑयल पेंटिंग का उपयोग करने वाले पहले भारतीय कलाकार थे। उनकी पेंटिंग हंस दमयंती, जो महाभारत के राजा नल और दमयंती की कहानी दर्शाती है, ने 1873 में वियना प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार जीता था। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1904 में कैसरे हिंद गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था, मेडल से। चलिए, ये वर्णन किसके बारे में है? नंदलाल बोस, जैमिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर या राजा रवि वर्मा? चलिए बताइए। बहुतों का नाम सुना होगा इसमें, बहुतों को नहीं सुना होगा। इसके बारे में नहीं सुना होता है, वैसे ही क्वेश्चन पूछता है। चलिए देख लीजिए एक बार, वीडियो को पॉज करके देखना है तो देख लीजिए, मैं अब आंसर बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी, राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा। 85 नंबर। यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, जिसका उद्गम कपराडा तालुका से होता है और यह गुजरात से होकर प्रभावित होती है। हाल ही में यह देखा गया है कि वापी उद्योगों के रसायन नदी अपवाह क्षेत्र को नष्ट कर रहे हैं, जिसके कारण इस नदी के किनारे रहने वाले मछुआरों की आजीविका संकट में है। किस नदी के बारे में बात किया जा रहा है? कोलक, कावेरी, तापी या नर्मदा? देखिए, जिसके बारे में सुना नहीं होगा उसी के बारे में पूछेगा। नर्मदा जानते होंगे कि नर्मदा का क्या है, वो उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक यहाँ से नहीं आएगा, इसका गुजरात से। तापी भी नहीं है। कावेरी का भी नाम सुना है, वो तो नीचे की है। तो हो जाएगा कोलक। कुल मिलाकर आंसर क्या होगा? कोलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए 86 नंबर देखेंगे। संघ एवं राज्यों के अधिकारों, दायित्वों एवं संपत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान के लागू होने से पूर्व भारतीय रियासतों के सभी अधिकार और दायित्व अब केंद्र सरकार के विशेष अधिकार और दायित्व होंगे। दूसरा है कि क्षेत्रीय जल में समुद्री संपत्ति
सीमावर्ती राज्यों की संपत्ति होगी, जबकि अन्य आर्थिक क्षेत्रों में समुद्री संपत्ति केवल संघ की संपत्ति होगी। और तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि किसी भी संपत्ति को संसद के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के संवैधानिक दायित्व के बिना अधिग्रहित किया जा सकता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 86। देखेंगे, संविधान के लागू होने से पूर्व भारतीय रियासतों से सभी अधिकार और दायित्व अब केंद्र सरकार के विशेष अधिकार और दायित्व होंगे। पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, भारतीय डोमिनियन या प्रांत या तो राजाएं, जितने भी राजा थे उनके अधीन राज्य के सभी सरकार अधिकार और दायित्व और बाध्यताएं भी अब भारत सरकार या संबंधित राज्य की होंगी, ठीक है, न कि संघ की होंगी। दूसरा है कि क्षेत्रीय जल में समुद्री संपत्ति सीमावर्ती राज्यों की संपत्ति होगी, जबकि अन्य आर्थिक क्षेत्रों में समुद्री संपत्ति केवल संघ की संपत्ति होगी। तो दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। अगर उस समय आज़ादी के समय भी डायरेक्ट ऐसे बोल देंगे कि सभी संघ की हो जाएंगी तो विद्रोह हो जाता ना फिर से। तो दूसरा भी कथन इसमें गलत हो जाएगा। चलिए तीसरा देखेंगे। तीसरा कह रहा है, एक मिनट, ठीक है। तीसरा कह रहा है किसी भी संपत्ति को संसद के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के संवैधानिक दायित्व के बिना अधिग्रहित किया जा सकता है। तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? तो देखिए, जब सरकार ने किसी व्यक्ति की भूमि जो उसकी निजी कृषि के लिए हो अधिग्रहित की हो तथा जमीन विधिक सीमा के अंतर्गत हो तब होता है, ठीक है। तो तीनों ही कथन गलत है। तीनों ही कथन गलत है तो ऑप्शन नंबर लगाएंगे इसमें डी, कोई कथन सही नहीं है। चलिए 87 नंबर देखेंगे। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला जूनोमिया प्रोजेक्ट क्या है? जूनोमिया प्रोजेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा जूनोमिया प्रोजेक्ट। और अब देखिए ऑप्शन, उत्तरी अमेरिका में एंडेंजर्ड प्रजातियों की रक्षा और पुनर्स्थापित करने के लिए एक जीनोम प्रोजेक्ट है। और दूसरा है प्राकृतिक क्षेत्रों और भूदृश्यों का विस्तार और सुधार करके जीनोटिक रोगों को रोकने के लिए एक प्रोजेक्ट। तीसरा है महत्वपूर्ण जूनोटिक रोगों की निगरानी में सुधार हेतु अफ्रीकी देशों की क्षमता का निर्माण करने के लिए एक प्रोजेक्ट। और चौथा है स्तनधारियों में साझा और विशिष्ट लक्षणों के जीनोमोटिक आधार की खोज करने के लिए एक प्रोजेक्ट है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 87, जीनोमिया प्रोजेक्ट। तो चलिए ठीक है, आपने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो वीडियो को रोक के दे सकते हैं, मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। तो 87 का आंसर हो जाएगा आपका डी, स्तनधारियों में साझा और विशिष्ट लक्षणों के जीनोमिक आधार की खोज करने के लिए एक प्रोजेक्ट है। 88 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, ई समीक्षा महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु एक वास्तविक समय आधारित ऑनलाइन प्रणाली है। और दूसरा है केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली CPGRAMS किसी भी भौगोलिक स्थान से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करती है। और तीसरा क्या कहता है? तीसरा कह रहा है कि ITAT ई द्वार का उद्देश्य ई गवर्नेंस सेवा वितरण की दक्षता पर राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों का आकलन करना है। उपयुक्त में से कितने कथन शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए सरकारी पहलों का सही वर्णन करते हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 88। तो चलिए देखिए, आंसर बताऊं या पूरा बताऊं उसको? चलिए देखिए, इस समीक्षा महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु एक वास्तविक समय आधारित ऑनलाइन प्रणाली है, ठीक है। तो पहला ठीक हो जाएगा। वही दूसरा कहता है कि केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली किसी भी भौगोलिक स्थान से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है, तो ये भी सही है। तो एक और दो सही हो गया। तीसरा देखेंगे। तीसरा कह रहा है कि ITAT ई द्वार का उद्देश्य ई गवर्नेंस सेवा वितरण की दक्षता पर राज्यों,
केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों का आकलन करना है, तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। कुल मिलाकर 2 सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। 89 नंबर। अब भारत में निर्वाचनों के लिए फंडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से कम चंदा देने वाले व्यक्तियों या संगठनों के नाम का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा है, राजनीतिक दलों पर निर्वाचन के लिए किए जाने वाले व्यय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। और तीसरा है, कंपनी अधिनियम 2013 कंपनियों को अपने औसत निवल लाभ का 7.5% से अधिक किसी राजनीतिक दल को दान देने से रोकता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। 89 नंबर, क्वेश्चन नंबर 89। तो चलिए देखिए, राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से कम चंदा देने वाले व्यक्तियों या संगठनों के नाम का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा है कि राजनीतिक दलों पर निर्वाचन के लिए किए जाने वाले व्यय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, तो ये भी ठीक है। तीसरा है कि कंपनी अधिनियम 2013 कंपनियों को अपने औसत निवल लाभ का 7.5% से अधिक निजी किसी राजनीतिक दल को दान देने से रोकता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला कथन इसमें गलत है और बाकी दोनों सही है। देखिए 2017 के वित्त विधेयक सरकार जो है, ये कंपनी अधिनियम 2013 में एक संशोधन के शामिल किया है। इस संशोधन में उस सीमा को हटाया गया है जो कंपनियों को किसी राजनीतिक दल के औसत के निवल लाभ का 7.5% से अधिक चंदा नहीं देना होता है, तो हटा दिया गया था, ना कि लगाया गया है। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा इसमें। पहला और दूसरा सही होगा तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 90। सामाजिक अंकेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पहला, यह सरकार और लोगों द्वारा संयुक्त रूप से किसी सरकारी योजना का अंकेक्षण करना है। और दूसरा है, यह प्रत्यक्ष भागीदारी द्वारा वास्तविक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। और तीसरा है, यह हितधारकों के सशक्तिकरण के लिए एक साधन है जिसमें वित्तीय खातों का अंकेक्षण किया जाना शामिल है। कितने सही होंगे? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। 90 नंबर। तो देखेंगे, यह सरकार और लोगों द्वारा संयुक्त रूप से किसी सरकारी योजना का अंकेक्षण करना है, ठीक है। दूसरा है, यह प्रत्यय भागीदारी द्वारा वास्तविक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है, तो ये भी ठीक है। दूसरा भी ठीक हो जाएगा इसमें। तीसरा क्या है? तीसरा कह रहा है कि यह हितधारकों के सशक्तिकरण के लिए एक साधन है जिसमें वित्तीय खातों के अंकेक्षण किया जाना शामिल है। तीसरा कथन गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। चुनावी बांड के संदर्भ में है। चुनावी बांड मतदानदाताओं द्वारा गुमनाम रूप से खरीदे जाते हैं और जारी होने की तारीख से 90 दिनों के लिए वैध होते हैं। दूसरा है, ये बांड एसबीआई द्वारा केवल 1,000 रुपये के मूल्य वर्ग में जारी किए जाते हैं। और तीसरा है कि सभी राजनीतिक दल चुनावी बांड प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। कितने सही होंगे? केवल एक, केवल दो, तीनों सही, या तो कोई नहीं। तो देखिए, राजनीतिक दल 1%, कम से कम 1% तो वो पाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी को मिल जाएगा। पहला, तीसरा गलत। दूसरा भी गलत है, सिर्फ 1,000 रुपये का नहीं है, सिर्फ 1,000 रुपये का इसमें नहीं है। इसमें 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 10,00,000 रुपये, 1 करोड़ रुपये तक के हैं, ठीक है। तो दूसरा भी गलत हो गया। पहला भी इसमें गलत है, पहला भी इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, ये 15 दिनों के भीतर होता है, ना कि 90 दिनों के। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन नंबर आप डी लगाएंगे। सभी कथन गलत है, कोई सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। नेट ग्रिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेट ग्रिड, इसे 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद प्रस्तावित किया गया था। और दूसरा है, इसका डेटाबेस सीबीआई, ईडी और एनआईए सहित प्रमुख संघीय एजेंसियों के लिए उपलब्ध होगा। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही, या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 92। तो चलिए बता रहा हूँ मैं आंसर इसका। इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे। दोनों कथन सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग JSPSC संदर्भ में है।
तो इसे संबंधित राज्य विधानमंडलों के अनुरोध पर राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। और दूसरा है, इसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद धारण करते हैं। और तीसरा है कि यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है वो बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, केवल 1, केवल 2, सभी 3 है तो कोई नहीं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 93। तो देखिए, ये राष्ट्रपति को नहीं बल्कि गवर्नर करता है। ऐसे संबंधित राज्य विधानमंडल के अनुरोध पर राष्ट्रपति गठित करता है। तो इसमें पहला भी गलत हो जाएगा। इसमें पहला भी गलत हो जाएगा, ये संसद द्वारा होगा। तो ये भी हटा देंगे, पहला भी हटा देंगे, तो तीसरा भी हटा देंगे। और दूसरा नंबर सही है। और इसमें गलत पूछा हुआ था, तो गलत कितने हैं? गलत 2 हैं, तो ओनली लगाएंगे 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 94 नंबर है, सिविल सोसाइटी 20 यानी C20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 के साथ जुड़ने हेतु सिविल सोसाइटी संगठनों के लिए 2013 में स्थापित किया गया एक मंच है। और दूसरा है कि हाल ही में C20 इंडिया शिखर सम्मेलन नागपुर में आयोजित हुआ था। कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, सभी दोनों सही है तो दोनों गलत। 94 नंबर। तो चलिए, ये नागपुर के जगह जयपुर में हुआ था। जयपुर कहाँ पर है? जयपुर कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। और पहला सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 95 नंबर, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के संदर्भ में कौन सा सही है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। और दूसरा है, भारत का मुख्य न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। और तीसरा है, कोई भी महिला उसकी आय या वित्तीय स्थिति से निरपेक्ष निःशुल्क विधिक सहायता पाने हेतु पात्र है। कितने सही होंगे? क्वेश्चन नंबर 95, केवल 1, केवल 2, दोनों तीनों सही है तो कोई नहीं। 95 नंबर। चलिए देखिए, कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता, आप याद इतना ध्यान दीजिएगा, निःशुल्क विधिक सहायता 39A में है, सही है। और दूसरा कह रहा है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। इसमें दूसरा कथन गलत हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट या उसके दूसरा वरिष्ठतम प्राधिकारी से कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। और तीसरा कह रहा है कि कोई भी महिला उसकी आय या वित्तीय स्थिति से निरपेक्ष निःशुल्क विधिक सहायता पाने हेतु पात्र है, तो ये सही है। कुल मिलाकर इसमें 2 कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा, ओनली 2 हो जाएगा। चलिए 96 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, निजी संगठन जो सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने या सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में संलग्न है, उन्हें अधिनियम के तहत लोक प्राधिकरण माना जा सकता है। और दूसरा है, इस अधिनियम में निर्देश दिया गया है कि नागरिकों द्वारा मांगी गई जानकारी 15 कार्य दिवसों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए। कौन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 96। चलिए देखिए, निजी संगठन जो सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने या सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में संलग्न है, उन्हें अधिनियम के तहत लोक प्राधिकरण माना जा सकता है, तो ये सही है। इस अधिनियम में निर्देश दिया गया है कि नागरिकों द्वारा मांगी गई 15 कार्य दिवसों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए। तो देखिए, ये लोक प्राधिकरण आवेदन प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर आवेदक को सूचना प्रदान करना होता है। और यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता से संबंधित हो, तब इसको 48 घंटे में ही दे देना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के दूसरा कथन गलत, पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, 97 नंबर।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बंदरगाह और देश है। सबांग है सिंगापुर, एकता मालदीव और चटगांव म्यांमार। कौन सही होगा? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। चटगांव का नाम, चटगांव तो सुना ही होगा। चटगांव ये क्या नाम, बांग्लादेश का है। और बताइए। सबांग, सबांग ये इंडोनेशिया का है। कहाँ का? इंडोनेशिया का है। एकता कहाँ का है? तो ये मालदीव ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा देंगे, ओनली वन होगा। सबांग हो जाएगा इंडोनेशिया, चटगांव हो जाएगा बांग्लादेश, एकता हो जाएगा मालदीव। क्वेश्चन नंबर 98। अधिनियम दिया है, प्रावधान दिया है। पहला है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। ये निर्वाचनों का संचालन तथा संसद और राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए अहर्ताएं एवं निहर्ताएं हैं। और दूसरा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये संसद और राज्य विधानमंडलों की सीटों का आवंटन। और तीसरा है परिसीमन आयोग 19 अधिनियम 1952। ये है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों का पुनर्स्थापन और आरक्षण। चौथा देखेंगे। चौथा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का संचालन और ऐसे निर्वाचनों से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के निपटारे के लिए तंत्र कि कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या तो सभी चार। चलिए देखिए, देखते हैं। एक और दो दिख रहा है आपको? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 ये किसके लिए है? ये सीटों को भरने के लिए, सीटों को भरने का तरीका होता है। संसद और राज्य विधानमंडल होगा तो ये लगा देंगे इसमें। ठीक है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ये किसका होगा? तो ये हर्ताएँ हैं सदस्यों का, तो ये कुल मिलाकर इसमें हो जाएगा। ठीक है। पहला का दूसरा, दूसरा का पहला में। चलिए अब तीसरा देखेंगे। परिसीमन आयोग 1952। तो ये हो जाएगा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों का पुनर्व्यवस्थापन और आरक्षण। तो तीसरा सही है। चौथा देख लेते हैं। चौथा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का संचालन और ऐसे निर्वाचनों से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के निपटारे के लिए तंत्र। तो कुल मिला के तीसरा और चौथा सही है और पहला और दूसरा कथन गलत है। जो पहला और दूसरा गलत है, सिर्फ दो कथन सही हुए, तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। 99 है। भारत में सूचना के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है CIC यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। और दूसरा है कि सूचना के अधिकार अधिनियम में नागरिकों के बीच इस अधिकार के प्रति समझ विकसित करने से संबंधित प्रावधान उपबंधित किए गए हैं। तीसरा है शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा निरस्त कर दिया गया। और चौथा है CIC अपना वार्षिक प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के लिए राष्ट्रपति को सौंपता है। कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 99। तो क्वेश्चन नंबर 99 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे। ठीक है। सूचना के अधिकार अधिनियम में नागरिकों के बीच इस अधिकार के प्रति समझ विकसित करने से संबंधित प्रावधान उपबंधित किए गए हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 100। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 NFSA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NFSA के तहत अंत्योदय अन्न योजना यानी कि AAY परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु पात्र है। आपके घर पे राशन आता होगा, पता चलता होगा। वही दूसरा है कि गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं NFSA के तहत निःशुल्क पौष्टिक भोजन प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। और तीसरा है कि इस अधिनियम के तहत गर्भावस्था की अवधि के दौरान वेतन हानि की आंशिक भरपाई के लिए न्यूनतम 6,000 रुपये का नगद मातृत्व लाभ प्रदान किया गया है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 100।
तो चलिए देखिए, NFSA के तहत ये जो है अंत्योदय अन्न योजना जो है, ये 5 किलो नहीं बल्कि 35 किलो का है, ठीक है? 35 किलो का है। पहला कथन गलत है। दूसरा है कि गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ जो हैं, NFSA के तहत निःशुल्क पौष्टिक भोजन प्राप्त करने हेतु पात्र हैं, तो ये ठीक है। 6,000 रुपए तक का भी ये व्यवस्था किया गया है, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 हो जाएगा, ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए, ये टेस्ट नंबर 17 था, ये समाप्त हो गया है। टेस्ट नंबर 18 आपको प्रोवाइड कराया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, अभी तक वीडियो को आप लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर लिया करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।